नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें हम लोग विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित कहानियों का तो वाचन करते ही हैं। और आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर तुलसी राम जी के द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा मुर्दहिया को लेकर। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम जी के द्वारा लिखी हुई एक दलित आत्मकथा है। यह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, जिसको डॉक्टर तुलसी राम जी ने 2 भागों में लिखा है। प्रथम भाग है मुर्दहिया, जिसका प्रकाशन 2010 में किया गया, तथा इसका द्वितीय भाग मणिकर्णिका के नाम से उन्होंने 2014 में प्रकाशित करवाया। इस आत्मकथा में एक दलित के द्वारा उसके जीवन में भोगे गए दुखों और कठिनाइयों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बचपन के संघर्ष को झेलते हुए एक बालक डॉक्टर तुलसी राम तक की यात्रा पूरी करता है। एक तो दलित जाति में जन्म लेना, ऊपर से जन्म के समय ही थोड़े समय बाद एक आंख से काना हो जाना उन्हें अपशगुन की श्रेणी में डाल देता है। ऊपर से गांव देहात का वातावरण, जहां पर उन्हें हर बात पे कनवा, चमर किट, चमरिया आदि शब्दों से बुलाया जाता है। तो डॉक्टर तुलसी राम जैसे महान साहित्यकार की आत्मकथा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वैसे यह कथा बहुत ही विस्तृत है और काफ़ी बड़े रूप में लिखी गई, पर इसके प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ हम उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के इकाई 10 में इसको सम्मिलित किया गया है। तो चलते हैं डॉक्टर तुलसी राम जी की आत्मकथा पर। इनकी आत्मकथा मुर्दहिया नामक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर तुलसी राम। इनकी आत्मकथा 2 भागों में है, यह हम आपको बता ही चुके हैं। प्रथम भाग है मुर्दहिया, जिसका प्रकाशन हुआ है 2010 में, तथा दूसरा भाग मणिकर्णिका के नाम से है। मुर्दहिया मूल रूप से दलित आत्मकथाकार तुलसी राम जी के द्वारा दलित आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। हिंदी साहित्य में विशिष्ट रूप से इनकी पहचान दलित आत्मकथा के रूप में है। मुर्दहिया आत्मकथा लिखने की प्रेरणा लेखक को अखिलेश जी से प्राप्त हुई। यह अखिलेश जी तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। तद्भव पत्रिका लखनऊ से निकलती है। मुर्दहिया आजमगढ़ जनपद में स्थित लेखक के गांव धर्मपुर के पास के शमशान घाट का नाम है, जो दलित समाज की कर्मस्थली है। मुर्दहिया आत्मकथा में लेखक ने अपने बचपन से लेकर इंटर तक की शिक्षा प्राप्त होने की जीवन यात्रा का वर्णन किया है, तथा इसके आगे की आत्मकथा मणिकर्णिका पे उन्होंने अपने आगे के जीवन का वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा मुर्दहिया को उन्होंने 7 उपखंडों में विभक्त किया है। आइए देखते हैं इनके 7 उपखंड। पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, और चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, और 5वां है भूतनिया नागिन, और छठा है चले बुद्ध की राह, और 7वां है आजमगढ़ में फांका कसी। देखते हैं। इसी तरह ये 7 उपशीर्षकों में विभाजित इनकी आत्मकथा है। और इस आत्मकथा में वैसे तो बहुत सी अधिक पात्र हैं, पर जो प्रमुख पात्र हैं जिनसे कि प्रश्न पूछा जा सकता है, उन पात्रों का उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रमुख पात्रों में हैं पिता, जो डॉक्टर तुलसी राम जी हैं, उनके पिता का नाम था तेरसी, माता का नाम धीरजा, जो कि एक साधारण घरेलू महिला हैं, और इनके पिताजी भी साधारण खेती मजदूरी करने वाले किसान हैं। बाबा हैं जूठन, जिनको कि लेखक ने देखा नहीं। वह सुनता है कि जब बाबा खेत पर काम कर रहे थे तो कोई भूत आकर उनको लाठियों से पीट कर मार डालता है, पर लेखक को इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। और दादी हैं मुसड़िया लेखक की दादी का नाम है मुसड़िया। यह बहुत ही जीवंत महिला थी, और डॉक्टर तुलसी राम जी की आत्मकथा के महिला पात्रों में सबसे ज़्यादा समझदार और जिसका लेखक ने उल्लेख किया है वह उनकी दादी ही थी, जो कि लेखक के सबसे ज़्यादा समीप थी। डॉक्टर तुलसी राम जी की आत्मकथा मुर्दहिया में बहुत अधिक संख्या में पात्र हैं, पर जो मुख्य पात्र हैं उनमें से कुछ पात्र जिनको कि याद रखना जरूरी है, जिनका निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हैं
सोमर काका। लेखक के पिता 4 भाई थे और उसके पिताजी सबसे छोटे थे भाइयों में, और उनके सबसे बड़े भाई थे सोमर काका, जो कि 112 गांव के चमारों के चौधरी हैं। दूसरे हैं मुनेसर काका। यह शिवनारायण पंथी धर्मगुरु हैं सोमर काका, और ये मुनेसर काका जो हैं ये भी शिवनारायण पंथी हैं और ये भी धर्मगुरु हैं। यानी इनका पूरा परिवार ही शिवनारायण पंथी धर्म को मानने वाला था। तीसरे हैं मुन्नर काका, लेखक के सबसे छोटे चाचा, जो कि परिवार के मुखिया थे तथा सामंजस्यवादी थे, और परिवार उन्हीं के हिसाब से चलता था। और लेखक के तीसरे नंबर के चाचा यह अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, जिनका नाम है नग्गर काका। और आगे के पात्रों में हैं मुंशी राम सूरत, लेखक के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, और ये कट्टर जातिवादी थे। परशुराम सिंह, लेखक के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष अध्यापक। प्रधानाध्यापक। और उसके बाद संकठा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का घनिष्ठ मित्र होता है। यह जाति से तो ठाकुर होता है, पर यह लेखक का मित्र होता है, और लेखक को प्रारंभ में पढ़ने की तरफ इसने ही आकर्षित किया, क्योंकि शुरुआत में जब लेखक विद्यालय जाता है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। किस्नुई भौजी तथा सुबगिया, यह उसके गांव की स्त्रियां हैं जो कि नवविवाहिता हैं तथा अपने परदेश गए हुए पतियों की चिट्ठियां लेखक से ही लिखवाती तथा पढ़वाती हैं जब लेखक पढ़ना लिखना सीख जाता है। करपात्री महाराज, यह हिंदू कोड बिल के विरोधी तथा रामराज पार्टी के नेता होते हैं। सुग्रीव सिंह आत्मकथा के बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र हैं। सुग्रीव सिंह के सानिध्य में लेखक आगे की शिक्षा प्राप्त करता है, और यह आत्मकथा के बहुत महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। यही सुग्रीव सिंह हैं जो लेखक को आगे पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और स्वयं भी गोरखपुर विद्यालय से पढ़कर आते हैं। माध्यमिक शिक्षा में लेखक के शिक्षक जो हिंदी पढ़ाते हैं, और सुग्रीव सिंह तुलसीराम को हमेशा ही पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और इन्हीं सुग्रीव सिंह ने लेखक के हाई स्कूल के फॉर्म में 30 रुपए की फ़ीस भी भरी, और आगे जब वह DAV कॉलेज पढ़ने जाते हैं आजमगढ़ तो भी उनको पैसों से मदद करते हैं। तपसी राम, यह एक लेखक का मित्र है जो कि लेखक को बनारस में मिलता है और वहाँ BHU में शिक्षा लेने की सलाह देता है। यहीं से लेखक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और लेखक उच्च शिक्षा के लिए बनारस विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है। और जैदी काका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं आत्मकथा के, मुर्दहिया आत्मकथा के। यह लेखक के गांव के एक बुजुर्ग हैं जिन्हें अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जबरन युद्ध लड़ने के लिए उठा ले गए थे। यह खेत पे काम कर रहे थे और खेत से ही इनको उठा लिया जाता है। और देवराज सिंह, यह लेखक के साथ ही पढ़ने वाला एक छात्र है। यह बस्ती जनपद का युवक है जो आजमगढ़ में लेखक के साथ पढ़ता था तथा छात्रवृत्ति आने पर चाकू के बल पर आधे रुपए जबरन लेखक से ले लेता है। मुर्दहिया आत्मकथा में डॉक्टर तुलसीराम ने जीवन से जुड़े उन सच्चे तथा कड़वे यथार्थों को सबके सामने लाने का प्रयास किया है जिन्हें उन्होंने स्वयं भोगा है। तुलसीराम जी की आत्मकथा दलित समाज की परंपरा तथा अंधविश्वास से जकड़ी हुई मानसिकता को प्रस्तुत करती है। जिस दलित समाज में लेखक का जन्म हुआ था, जिस परिवेश में वह पला, उसका असर लेखक पर भी था। लेखक ने अपनी आत्मकथा में जगह जगह पर अपने सामाजिक आर्थिक अभावों का और किस प्रकार से उनके समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था, उन सब का वह खुले रूप से उल्लेख करते हैं। मित्रों, आज के समय में जब हमारा समाज इतना पढ़ लिख गया है तो भी ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत, देवी देवता, छुआछूत ये सभी कुप्रथाएं प्रचलित हैं, तो तब के समय में क्या असर रहा होगा वह इनकी आत्मकथा से ही पता चलता है। लेखक स्वयं अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसके परिवार में, उनके दलित समाज में भी किस प्रकार से आपसी द्वेष थे और किस प्रकार से बीमारियों का झाड़ फूक के द्वारा इलाज किया जाता था। आपसी लड़ाई झगड़े का पंचायत बैठाकर निपटारा किया जाता था और किस प्रकार से लोग सुअर के मांस को खाकर लेकर जो है जाति में शामिल करते थे, और कोई अपराध हो जाने पर उसको जाति से बाहर कर दिया जाता था, और वह जब सुअर का मांस खिलाता था, पूरे गांव में दावत देता था दलित समाज में, तब उसको जाति में शामिल किया जाता था। और उस समय भगवान से ज़्यादा तो भूतों प्रेतों का डर था।
लेखक का समाज अनपढ़ तथा अंधविश्वास से भरा था। किसी को चिट्ठी पढ़ने तक का भी ज्ञान नहीं था। ब्राह्मणों के यहाँ चिट्ठी पढ़ाने जाने पर लोग बहुत ही जलील करते थे, जिसके कारण लेखक के परिवार में सब लोगों ने विचार किया कि सबसे छोटे होने के कारण तुलसीराम को विद्यालय भेजा जाएगा और चिट्ठी पत्री भर का ज्ञान लेखक को दिलाया जाएगा। गरीबी तथा अंधविश्वास उनको विरासत में मिला है। वह ऐसे समाज से निकल कर आए थे जहाँ संयुक्त परिवार से वह संबंधित थे। उनके परिवार में छोटे बड़े कुल मिलाकर 50 लोग थे और सभी के सभी अनपढ़, किसी को चिट्ठी पढ़ने तक का ज्ञान नहीं था। और लेखक एक तो दलित समाज से संबंधित था और उस समय थोड़ा सा ज्ञान न होने की वजह से जब गांव में शीतला का प्रकोप होता है तो लेखक को भी शीतला के प्रकोप को झेलना पड़ता है। बचपन में ही शीतला के प्रकोप से एक आंख चले जाने और अपशगुन की श्रेणी में आ जाने से लेखक का मन बहुत ही दुखी रहता था। वह बहुत ही दुखी रहता था, बहुत दुख उनके मन में बैठ गया था, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग उन्हें कनवा कनवा कहकर संबोधित करते थे। चमरकिट और चमरा, कनवा आदि तो साधारण सी बात थी लोगों का कहना। और यह सब बातें लेखक के बाल मन पर बहुत ही गहरा असर डालती थी। आइए देखते हैं मुर्दहिया आत्मकथा की प्रमुख पंक्तियों को। प्रमुख पंक्तियों में है, हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र थी। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। हमारे गांव में चमरिया माई तथा डीह बाबा ऐसे 2 देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित लोग किया करते थे। बचपन से ही अंधविश्वास और अशिक्षा के चलते लेखक को चेचक के प्रकोप में अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, जिससे लेखक को अपशगुन तथा कनवा कहकर संबोधित किया जाता है। उस समय लोग बीमारियों में झाड़ फूंक से काम चला लेते थे और क्षमा करिएगा और घरेलू उपचार ही किया करते थे। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था और ख़ास तौर से जब शीतला का प्रकोप हो तो लोग उन्हें देवी का प्रकोप मानते थे और इसमें सैकड़ों बालक घरों से हंसते खेलते चले जाते थे और कोई विकलांग हो जाता था। हाई स्कूल के आगे की ज्ञान की तलाश मुझे भी करनी थी, इसलिए गौतम बुद्ध मुझे अत्यधिक प्रिय लगने लगे और निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया। आइए देखते हैं मुर्दहिया के प्रमुख भागों के प्रमुख तथ्य जो उन्होंने 7 भाग में अपनी आत्मकथा वर्णित की है, तो उसके तथ्यों को हम लोग देखते हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहला तथ्य है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो देखते हैं इनकी भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या वर्णन है। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया है, पर उससे प्रमुख रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं तथ्य और जो काम के तथ्य हैं वही हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत उन्होंने अपने पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उनके परिवार में अंधविश्वास और भूतों प्रेतों का झाड़ फूंक का बोलबाला था और यहाँ तक कि लेखक के बाबा को कोई दुश्मनी बस लाठियों से पीट पीट कर मार डालता है और सभी लोग कहते हैं कि रात में भूत ने उनको लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। अंधविश्वास की चरम परिणति उन्होंने अपने घर में ही देखी। लेखक लिखते हैं, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच में कितने ही पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लेखक कहता है, यदि मैं अपने दादाजी से शुरुआत करूं तो पिताजी के अनुसार एक भूत ने उन्हें लाठी से पीट पीट कर मार डाला। दादाजी का नाम घर में लोग जूठन बताते हैं। इस भूतही प्रक्रिया में मेरा खानदान का हर व्यक्ति घनघोर अंधविश्वासी है। वह अंधविश्वास के गर्त में गिरते ही चले गए। घर में भूत बाबा की पूजा होने लगी। जब से लेखक के बाबा को भूत बाबा ने लाठियों से मार डाला है, तब से घर में भूत बाबा की पूजा होने लगती है और ऐसा माना जाता है कि भूत बाबा की पूजा करने से घर में भूतों का, प्रेतों का जो है साया नहीं मंडराएगा और भूत प्रेत रक्षा करेंगे। हमारी दलित बस्ती में अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द लिए मुर्दहिया में दफन हो गए। यदि उनकी या उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही भी होता, ऐसा लेखक अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। सिर दर्द से लेकर पेट दर्द तक उझौती शुरू हो जाती, झाड़ फूंक और टोना टटका यह सब उसके घर में बहुत होता था। घर में ओझाओं का बोलबाला था। ऐसे ही भूतही वातावरण में आजमगढ़ के धर्मपुर में 1 जुलाई 1949 को एक शिशु का जन्म हुआ, तो उसकी विरासत कैसी होगी।
और लेखक के जन्म के समय उसके पिता मछली पकड़ने का काम करते थे, तो उन्होंने एक मछली उसकी माँ की चारपाई के नीचे डाल दी ताकि लेखक भी बड़ा होकर बड़ा मछुआरा बन सके। लेखक तुलसीराम अपने बचपन में सबसे ज़्यादा समीप अपनी दादी के थे। वह अपनी दादी की बहुत प्रशंसा करते हैं। उनकी दादी का नाम मुसड़िया था। उनकी दादी बहुत ही जीवट महिला थी। वह 100 वर्षों से अधिक जिंदा रही। गांव वालों के अनुसार उन्होंने कौवे का मांस खाया था, इसीलिए वह मरती नहीं। पहले लोग ऐसा मानते थे कि जो कौवे का मांस खा लेता है वह काफ़ी दीर्घायु हो जाता है, कौवे की ही तरह है। लेखक के नामकरण के समय गांव के ही बाबा हरिहर दास इसके प्रमुख पात्र हैं। यदि प्रश्न पूछे कि लेखक का नामकरण किसने किया था, तो बाबा हरिहर दास ने, और उन्होंने कहा था लेखक का नाम तुलसीराम है। बाबा का कहना था कि जिस प्रकार तुलसीदास जी बड़े होकर राम भक्त बने, उसी प्रकार यह भी राम भक्त बनेगा। लेखक तुलसीराम जब 3 साल के हुए तो उनके गांव में चेचक का प्रकोप हुआ। लेखक भी उससे प्रभावित हुआ। लेखक की जान तो बच गई, पर उसकी दाईं आंख चली गई। चेहरे पर दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। लेखक कहते हैं उनको अपशगुन की श्रेणी में गिना जाने लगा। उसके अलावा और कुछ लोग भी अपशगुन की श्रेणी में आते थे, जो कि उसके गांव के ही थे। इनमें से एक थे बूढ़े ब्राह्मण, जो लगभग 80 वर्ष के थे, जो जीवन पर्यंत कुंवारे रहे, और यह कुंवारापन ही उनका अपशगुन बन गया। उनके आते ही लोग नई बहुओं को छिपा देते थे, और उनका कहना था कि यदि इनकी परछाई पड़ गई तो यह नई बहुओं का सत्यानाश कर देंगे। एक अन्य ब्राह्मणी थी जिनका नाम नहीं पता, वह सिर्फ पंडिताइन के नाम से ही जानी जाती थी। वह बाल विधवा थी और निर्वंश थी। स्वयं लेखक, और तीसरे नंबर पे हैं स्वयं लेखक। यह लोग अपशगुन की श्रेणी में आते थे गांव के अंदर। डॉक्टर तुलसीराम अपनी दादी से अटूट प्रेम करते हैं, और अपने घर की या अपनी आत्मकथा में जितने भी स्त्री पात्र हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित लेखक अपनी दादी से हुए, और अपनी दादी की सारी बातों को वह अकाट सत्य मानते थे। उनकी दादी भी सबसे ज़्यादा लेखक से ही प्रेम करती थी। लेखक अपनी दादी के ही पास लेटते थे, और जब लेटते थे तो रात में दादी उनका चेहरा प्यार से सहलाती और चमरिया माई से उनकी कुशलता की प्रार्थना करती थी। परिवार के लोग भी तुलसीराम जी को अपशगुनी और कनवा कहकर पुकारते थे। लेखक की दादी बहुत ही ज्ञानवान महिला थी। उनको पुरानी औषधियों का बहुत ज्ञान था, और जब गर्मियों में पानी की कमी हो जाती और दलित बच्चे ज़्यादातर रोज़ नहा नहीं पाते थे तो उनके शरीर में दाने निकल आते, तो दादी उनको देसी दवाएं और पेड़ पौधों के नाम बताती थी, जिनकी पत्तियों को पीसकर लेप करने से वह दाने ठीक हो जाते थे। और सेमल के फूल को वह सीही की सींग में रखती थी, और जब पेट दर्द होता था, अधिकतर बरसात के समय जब सूखा हुआ मांस खाते थे और लोग बीमार पड़ते थे, तो दादी उनको उपचार के लिए वही दे देती थी। लेखक की दादी को जानवरों के सूखे कच्चे मांस को भंडारण करने में बहुत कुशलता हासिल थी। वह सूखे मांस को कच्ची मिट्टी से बनी कोठरी में रख देती और उनका भंडारण करती थी। उन दिनों सबके लिए जब खाने की वस्तुएं नहीं मिलती थी, खास तौर से बरसात के समय, तब लोग, यही दलित लोग, मरे हुए पशुओं के मांस को सुखाकर जो रख लेते थे वही खाते थे, और इस मांस को डांगर कहा जाता था। और जो चूहे, बरसात में खेतों में पानी भर जाता था तो जो चूहे निकलते थे, बच्चे जाते थे और उनको मार मार कर बाल्टी में भर के ले आते थे और भून भून कर उनके रोए जलाकर बाद में उनका मांस निकाल कर खाते थे। लेखक स्वयं भी इन परिस्थितियों से गुजरा है, और कैसी वह परिस्थितियाँ रही होंगी जब मरे हुए जानवरों का मांस निकाल कर सुखवा कर बरसात के समय खाने के लिए रखा जाता था। अब बाद में सरकार ने जानवरों का मांस खाने पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसे बचपन के माहौल में लेखक का बचपन बढ़ा तो यह भावनाएं बालक के मन में चोट पहुंचाने वाली थी। दूसरा भाग है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। लेखक तुलसीराम जी के स्कूल जाने से पहले तक उनके परिवार में कोई भी स्कूल नहीं जाता था, ना ही कोई पढ़ा लिखा था। लेखक के परिवार के सभी लोगों की यह सहमत हुई कि तुलसीराम जी को चिट्ठी पत्री के ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल भेजा जाए, क्योंकि जब दलितों की कोई चिट्ठी आती थी तो वह सवर्ण ब्राह्मणों के घर पढ़वाने ले जाते थे, जहाँ पर उनको बहुत तरह से अपमानित किया जाता था। इन सब से ऊब कर सब लोगों ने निश्चय किया कि बालक तुलसीराम को स्कूल भेजा जाएगा। स्कूल जाने से पहले लेखक के पिताजी गांव के पंडित आमिका से शायद पूछने गए। आमिका
स्कूल के पहले दिन पिताजी मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। मुझे अच्छी तरह से याद है, वह आषाढ़ का महीना था और मेरे स्कूल का पहला दिन था। स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मित्रों, पहले लोगों को महीनों के नाम नहीं पता रहते थे और बस बच्चे का जन्म समय वह महीनों के हिसाब से तय करते थे और जाते थे मास्टर से कहते थे बरसात के समय हुआ तो नाम 1 अगस्त, अगर जाड़े में हुआ तो 1 जनवरी। इस तरह से मास्टर अपने हिसाब से ही नाम रख देते थे। पहली कक्षा में कुल 43 छात्र थे, जिनमें से केवल 3 लड़कियां थीं। दलित बच्चों को अलग लाइन पर टाट पर बिठाया जाता था। मुंशी जी की उपस्थिति में कोई भी बालक हमको नहीं छूता था। ऐसा लेखक अपनी आत्मकथा में अपना स्कूली जीवन वर्णन करती है। और जब बच्चे पानी पीने जाते थे तो भी दलितों के साथ बड़ा व्यवहार गलत किया जाता था। उनको बाल्टी छूने की इजाज़त नहीं होती थी और जो सवर्ण बच्चे पानी पिलाते थे वह उनको पानी कम पिलाते थे और उनके साथ खिलवाड़ ज़्यादा करते थे। लेखक एक जगह लिखते हैं कि हम लोग चिल्लू बांधे खड़े रहते थे और वह हमारे सर से पानी डालते जाते थे और पानी कम पिलाते थे और सर को अधिक गीला कर देते थे और हम लोग पानी पीने में भी अपमान का अनुभव करते थे। लेखक बचपन में कभी स्कूल न जाने की जब जिद करता और मना करता तो लेखक के पिताजी से पीटते हुए स्कूल ले जाते और बीच बीच में कहते जाते हैं ना जाइबा तो चिट्ठी को वाची। और उनको बड़ी उम्मीद थी कि बालक पढ़ाई सीख कर चिट्ठी पत्री भर का ज्ञान तो अर्जित ही कर लेगा। शुरुआत में संकटा सिंह लेखक के मित्र होते हैं, जिनकी सहायता से लेखक को छोटा आ बड़ा आ लिखना सीखना आता है तथा क ख ग लिखना भी सीखता है, क्योंकि प्रारंभ में लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। पर कक्षा 3 तक पहुँचते पहुँचते लेखक अपनी कक्षा का सबसे तेज छात्र हो गया। गणित में लेखक का सबसे ज़्यादा मन लगता था। सभी शिक्षक उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे और हमेशा लेखक तुलसीराम ही यदि कोई मौखिक प्रश्न पूछा जाता था उसका पहले जवाब देते थे और क्लास में जो बच्चे उनको चमर किट चमड़ा आदि कहकर चिढ़ाते थे वह सब बच्चे बालक से दोस्ती करने की कोशिश करते और उससे हमेशा नोट्स लिया करते थे। पर बचपन में स्कूल में भी दलित छुआछूत से स्कूल बचा नहीं था, क्योंकि वहाँ अधिकतर सवर्ण बच्चे ही पढ़ते थे और सवर्ण मास्टर ही थे। लेखक जब बचपन में स्कूल जाता था तो उसे बाल्टी छूने की इजाज़त नहीं रहती। जो बच्चे पानी पिलाते थे वह पानी कम पिलाते थे और सर के ऊपर से ज़्यादा गिराते थे। लेखक जब अपने पिताजी के साथ जानवर की खाल उतारने जाता तो उस पर गिद्ध हमला कर देते थे, क्योंकि बताया गया है आत्मकथा में कि यह लोग मरे हुए जानवरों की खाल भी उतार लेते थे और इसका काम भी उनके परिवार में होता था। तो बालक तुलसीराम को भी उन लोगों के साथ जाना पड़ता था। वह अपने चाचा जी और पिताजी के साथ जानवरों की खाल उतारने जाया करता था। लेखक का घर आर्थिक विपन्नता से तो पूर्ण था ही, परंतु पता नहीं कहाँ से उसकी दादी के पास विक्टोरिया की छाप वाले थोड़े से सिक्के पड़े थे। विक्टोरिया की छाप वाले सिक्के पहले चलते थे, महारानी विक्टोरिया। उनकी दादी उनको बहुत संभाल कर रखती थी और उसका राज केवल लेखक और उनकी दादी को ही पता था, यानी कि उन सिक्कों का राज परिवार में सिर्फ दादी को और लेखक तुलसीराम को पता था और किसी को उन सिक्कों के बारे में नहीं पता था। दलितों का जीवन कष्टमय होता था, परंतु बरसात के समय भूखमरी की स्थिति हो जाती और चूहों के बिलों में पानी भर जाने के कारण खेतों में से जब चूहे बाहर भागते तो लोग उन्हें मारकर घर ले आते। बच्चे यह काम बड़ी शौक से करते थे। लेखक भी चूहे मारने जाता था। लेखक को अपनी दादी की बातों पर पूर्ण विश्वास था। वह उनकी बातों का अक्षर से पालन करता था। लेखक कहता है उसकी दादी ने उसको जय जमेदर का मंत्र सिखाया था और कहा था यदि किसी झाड़ी के पास से निकले तो यही मंत्र कहते हुए निकले। पर इस मंत्र का जाप करने से सांप पास में नहीं आता और इस मंत्र का अर्थ न मुझे ही पता था न दादी को। लेखक कहता है जब बड़े होकर मैंने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़े तो इसका अर्थ पता चला, क्योंकि जमेदर जो जन्मेजय थे जिन्होंने नाग यज्ञ करवाया था उससे संबंधित है। तीसरा खंड है अकाल में अंधविश्वास। देश में भीषण अकाल पड़ा। भय और दहशत के बीच में सन 57 का साल बीता। गांव के लोग कहते हैं यह संख्या सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है। गांव में मुड़ कटवा, लकड़ सूंघवा तथा बच्चा पकड़ने वाले बाबाओं का आतंक जारी था, यानी कि यह
कुछ सही था, कुछ अंधविश्वास कि गांव में लकड़ी सुंघाकर लोग बेहोश करके लूट ले जाते हैं, बच्चों को पकड़ने वाले बाबा आते हैं। और 5वीं कक्षा में जाते जाते लेखक अपने क्लास का और अपने स्कूल का सबसे तेज बच्चा हो गया। लेखक के परिवार में अंधविश्वास का बोलबाला था, और लेखक का परिवार नहीं, लगभग सारे गांव में यही था। छुआछूत अपने चरम पर था। लेखक के गांव में रामलीला खेली जाती, जिसमें मिसिर बाबा सीता का रोल करते थे, तो वह एकदम युवती कन्या से दिखाई पड़ती, और तमाम दलित बच्चे रावण की सेना में राक्षस की भूमिका अदा करते और रोज मारे जाते थे। अगला खंड, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब वह 5वीं कक्षा में पहुंचे तब तक अकाल अपनी चरम विभीषिका पर था। 5वीं कक्षा के सभी छात्रों को 7 मील दूर जाना पड़ता था, क्योंकि तब स्कूल में, गांव के ही स्कूल में इम्तहान नहीं लिया जाता था। 5वीं की परीक्षा भी जैसे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा होती उस तरह से हुआ करती थी, और बच्चों को दूसरे गाँव जाना पड़ता था। गाँव में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा। भीषण गर्मी थी, चैत वैशाख का महीना, अकाल का समय। बहुत मुश्किल से सब लोगों ने परीक्षा दी, और 5वीं पास कर लेने के बाद लेखक से सभी लोग कहने लगे, परिवार के सभी लोग, कि आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको चिट्ठी पत्री भर की का ज्ञान हो गया। और लेखक अब गांव की सारी चिट्ठियां भी पढ़ने लगा, जो दलितों की चिट्ठियां आती, जो लोग बाहर नौकरी के लिए गए थे, उनकी जो युवतियाँ थी, जो बहुएँ थी, वह लेखक से चिट्ठी लिखवाया करती थी, और आने पर वह लेखक से ही पढ़वाती थी। और अब सब लोग लेखक की पढ़ाई का विरोध करने लगे थे। पढ़ाई छोड़ने की बात सुनकर लेखक डर जाता, क्योंकि तब कक्षा 6 से अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होती थी, और लेखक को अंग्रेजी का ज्ञान अर्जन करना था। लेखक ने 5वीं की परीक्षा सबसे अधिक नंबरों से उत्तीर्ण की, लेकिन जब आगे पढ़ने के लिए कहा गया तो घर में कोहराम सा मच गया। पढ़ने के लिए घर में कोई भी लेखक की पढ़ाई के पक्ष में नहीं था, और घर में सभी लोग कहते, पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता है। पर दादी लेखक के साथ थी। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखवाने की फीस थी। यहीं से लेखक की अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई, और पास के गांव में लेखक का एडमिशन हो गया। गांव में एक जैदी चाचा थे, वैसे यह जैदी नाम उनको बाद में मिला, जिन्हें अंग्रेज विश्व युद्ध में अस्थायी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए, वहीं उनका नाम जैदी पड़ा। लेखक कहता है, आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, मुझे यह स्वीकार करने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 मजदूर थे, जिनमें एक थे सोवियत संघ के सामूहिक खेती करने वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे के डंगरिया कहे जाने वाले सुनई, तथा तीसरे थे दढ़ियल जैदी चाचा। लेखक की आगे की पढ़ाई का विरोध उसके परिवार में होने लगा, परंतु उसकी जिद से तथा दादी के सहयोग से उसने कक्षा 6 में दाखिला ले लिया। परंतु इसके साथ साथ उसको काम करने के लिए भी जाना पड़ता। वह मुर्दहिया में मरे हुए जानवरों की खाल उतारने जाता, जहाँ गिद्ध भी हमला कर देते थे। गिद्धों से बचाकर खाल को उतार कर लाना पड़ता था, जिसको सुखाकर वह लोग बरसात में खाने में इस्तेमाल करते थे। जिस दिन कोई जानवर मरता था तो बहुत सारे गिद्ध मुर्दहिया में एकत्र हो जाते थे और रात में बहुत चिल्लाते थे। गांव के लोग उसको अपशगुन मानते थे, परंतु लेखक की समझदार दादी कहती कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया है, जिस वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है और यह चिल्ला रहे हैं। लेखक को अपनी दादी की बात ज़्यादा सही लगती। 5वां खंड है भुतनिया नागिन। लेखक कक्षा 6 में पास के ही गाँव में दाखिला ले लेता है और अशरफी लाल उनके मास्टर होते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको फीस के पैसे मिलते थे। संयुक्त परिवार के कारण लेखक को सवेरे अलग से खाना नहीं मिलता था। एक तो वैसे भी परिवार में सभी लोग उसकी पढ़ाई का विरोध करते थे, और ऊपर से सवेरे उसके लिए अलग से ना कोई नाश्ते का प्रबंध था, ना किसी खाने का, जिस कारण उसकी माता अपने हिस्से से आधा खाना सवेरे के लिए रख देती और स्वयं आधा खाना खाती थी। लेखक को यह देखकर बहुत दुख लगता था। सवेरे जब वह खाना खाता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। मुर्दहिया में लेखक को भैंस चराने जाना पड़ता था। उसके साथ के बच्चे भी जाते थे और वह भैंस के ऊपर बैठकर एक छोटा सा गीता का गुटका पढ़ा करता है। लेखक बताते हैं
कि उनके गांव में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे सोफ़ी, और उनकी लड़की का नाम था ललिती। ललिती लेखक से अंग्रेजी सीखने के लिए अति उत्सुक थी। उसे सब लोग नटीनिया कहते थे। वही नटी लेखक की ओर आकर्षित थी और इसकी चर्चा गांव में फैलते देर न लगी और परिवार में इसका विरोध होने लगा। लेखक कहता है, जिस भैंस पर मैं बैठता था और गीता का पाठ करता था, यह भैंस शायद ऐसी भैंस थी जिसने मेरे द्वारा गीता का पाठ सुना हो। वह कहते हैं, यह कैसी विचित्र कहानी है जो सौंदर्य मोहिनी नटिनिया से शुरू होकर भूतनिया नागिन से होते हुए भैंस के तबेले में जा गिरी। और बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए लेखक एक जगह उल्लेख करते हैं कि जब वह भैंस पर बैठकर भैंस चराते और पढ़ते रहते थे तो किसी मित्र ने भैंस के थन में लकड़ी कोच दी, जिससे भैंस उछल गई और लेखक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। और सभी लोग कहने लगे, लेखक को मुर्दहिया के भूतों ने पकड़ लिया है। और घर में झाड़ फूँक और ओझाओं का काम शुरू हो गया। भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। उसकी दादी ने उसके लिए बहुत प्रार्थना की। लेखक बताते हैं, उनके पिताजी हमेशा माँ को मारा करते थे। उनकी माँ एक घरेलू महिला थी। एक बार लेखक के सामने ही उसके पिताजी ने उसकी माँ को मारा, तो लेखक ने अपनी माँ को बचाते हुए अपने पिताजी को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से उसके पिताजी ने उसकी बहुत पिटाई की। परंतु अब वह उसकी माता को मारने से डरने लगे थे। यानी कि अब लेखक के सामने उसके पिताजी उसकी माता पर हाथ नहीं छुड़ाते थे और लेखक का डर उनको थोड़ा सा हो गया था। कक्षा के सभी बच्चे उसे चमार तथा कनवा कहकर पुकारते थे और बात बात पर गालियाँ देते थे और यह भी कहते कि ये चमड़ा बहुत तेज है तथा एक फाटक बंद है। ऐसे शब्दों से उसको बहुत दुख पहुँचता था। आगे का भाग 6, चले बुद्ध की राह। लेखक ने इस खंड में लिखा है, लेखक जब 9वीं कक्षा में पहुंचता है तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उसको अपने शिक्षक बहुत अच्छे लगते थे। लेखक के प्रिंसिपल थे धर्मदेव मिश्र। आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमरांव के वे रहने वाले थे। लेखक की 9वीं कक्षा में अंग्रेजी की पुस्तक में एक पाठ था, गौतम बुद्ध, जिससे लेखक को बहुत प्रेरणा मिली। लेखक गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और उनके बारे में उन्होंने बहुत पढ़ा भी है। लेखक के परिवार में पढ़ाई का पूर्ण रूप से विरोध होने लगा। इस संकट से उबरने का उनके पास कोई मार्ग नहीं था। लेखक कहते हैं, मुझे हाई स्कूल से आगे ज्ञान की तलाश थी। इस कारण गौतम बुद्ध मुझे अधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा भी घर से भाग जाना लगभग तय हो गया। एक एक दिन पहाड़ सा लगता था। यही लगता किसी तरह स्कूल की परीक्षा हो जाए और मैं घर से भाग जाऊँ। ज़्यादा समय मैं मुर्दहिया में ही बिताता था। मुर्दहिया मुझे बहुत अच्छी लगती, आकर्षक लगती। मेरी माँ मुझे उदास देखती तो वह फूट फूट कर रोने लगती थी। लेखक की माँ लेखक से बहुत प्यार करती थी और वह लेखक के हर फैसले में लेखक के साथ थी। अध्यापक सुग्रीव सिंह लेखक के प्रेरणा स्रोत थे और लेखक उनको बहुत मानते थे, बहुत पसंद करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे थे, जिनकी फीस 30 रुपये थी। मेरे लिए यह बहुत संकट की घड़ी थी। जिस घर में 4 आने मुझे नहीं मिलते थे फीस जमा करने के लिए, वहाँ से 30 रुपये मिलने की सपने में भी कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर तुलसीराम जी अपनी आत्मकथा में उल्लेख करते हैं, मेरी दुर्दशा देखकर वही हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपये फीस के रूप में जमा कर दिए गए। अगर यह सुग्रीव सिंह लेखक के 30 रुपये नहीं जमा करते तो शायद वह हाई स्कूल की परीक्षा भी ना दे पाता और ना ही वह आगे की पढ़ाई कर पाता। तो इस आत्मकथा में सुग्रीव सिंह का बहुत अधिक रोल रहा है और लेखक उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं। और लेखक को बाद में आगे की परीक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए डीएवी कॉलेज जाने के लिए भी वह पैसों से मदद करते हैं और हमेशा आगे के पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। आखिरकार हाई स्कूल का रिजल्ट आ गया और अपने स्कूल में अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला मैं अकेला छात्र था और मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे मित्र फेल हो गए। सारे गांव में चर्चा थी। चर्चा का विषय इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले उनके गांव में कोई प्रथम श्रेणी में नहीं उत्तीर्ण हुआ था। सभी लोग कहते चमड़ा टॉप किए हैं। आखिरकार वह दिन आ गया जब मुझे अपने गाँव और मुर्दहिया से विदा लेना पड़ा और मैं इसके बाद आजमगढ़ डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के उद्देश्य से घर से भाग जाता हूँ। इसके आगे 7वां भाग और इस आत्मकथा का अंतिम खंड, आजमगढ़ में फाका कसी। लेखक आजमगढ़ भाग जाता है। वहाँ उनके कोई रिश्तेदार यानी मामा के लड़के रहते थे। उन्होंने पहले ही लेखक को डीएवी कॉलेज के बारे में बताया था।
और वहाँ छात्रावास और छात्रवृत्ति के बारे में भी बताया था। पर छात्रवृत्ति 6 महीने पर मिलती थी और बहुत अधिक पैसे भी नहीं मिलते थे। काफ़ी पहले मामा के लड़के ने लेखक को आजमगढ़ कॉलेज के बारे में बताया था, जो लेखक के लिए एक युगांतकारी सिद्ध हुआ। मेरे अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मुझे कुछ पैसे दिए, लेखक इस बात का उल्लेख करते हैं, जिनसे मैं अपना दाखिला आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज में करवा सका। लेखक बीच में अपने मित्रों के साथ बनारस घूमने जाता है, वही आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज से ही। वहाँ उनकी मुलाकात तपसी राम से हो जाती। तपसी राम भी इस आत्मकथा में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं, जो लेखक को बनारस विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की बात भी वह बताते हैं कि यदि वह बनारस विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है तो वहाँ उसको आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिलेगी और छात्रावास भी। लेखक इंटर के बाद बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय करता है तथा वह कुछ समय के लिए कोलकाता में जाकर काम करता है, क्योंकि इंटर पास होने के बाद और बनारस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद 5-6 महीने का समय बचता है, जिसमें लेखक को कलकत्ता जाकर कुछ पैसे भी कमाने होते हैं, जिससे वह आगे की पढ़ाई जारी रख सके। डीएवी कॉलेज में भी सवर्णों का बोलबाला था। वहाँ सारे शिक्षक भी सवर्ण थे, छात्र भी सवर्ण थे और छात्रावासों में भी बड़ा दुर्व्यवहार होता था दलितों के साथ। वहाँ उनको खाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी और छात्रावास में खाना बंद हो जाने पर लेखक को 1-1 दिन 2-2 दिन भूखे रहना पड़ता था। और जब छात्रवृत्ति आती है तो वह उसी से बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, उसी से पैसे बचा के रखते हैं। पर लेखक का दृढ़ निश्चय कि वह BHU यानी बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ेगा। लेखक इंटर के बाद बनारस विद्यालय में पढ़ने का निश्चय करता है और कुछ समय के लिए कोलकाता में जाकर काम भी करता है, जिससे पैसे एकत्रित कर सके। डीएवी कॉलेज में ही लेखक के एक मित्र होते हैं, जो लेखक के साथ ही रहते हैं, जिनका नाम देवराज सिंह होता है। वह जब छात्रवृत्ति आती है तो चाकू की नोक पर उससे आधे पैसे छीन लेते हैं और इस प्रकार इंटर तक की पढ़ाई का संघर्ष लेखक का चलता है। और मुर्दहिया में लेखक डॉक्टर तुलसी राम ने अपने बचपन से लेकर जन्म से घर से भागने तक की कथा का वर्णन किया है। इसके आगे की कथा का वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग मणिकर्णिका में किया है। तो यह थी डॉक्टर तुलसी राम जी के द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा मुर्दहिया के कुछ प्रमुख तथ्य। आशा है यह आपको परीक्षा में बहुत ही सहयोग करेंगे। मित्रों, आप इससे महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन ले सकते हैं। अगर आपने एक बार विस्तृत रूप से पढ़ा है, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो आपका परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जिससे आप आगे परीक्षा में उत्तीर्ण भी होंगे। और आशा है आपको यह पसंद आएगा। तो इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।